अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मैं चाहूँगा उस पर हम बात करें। एक तो सबसे पहले जो बड़ी हाईलाइट है आज की वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा है स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान के उन्वान से, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। ये मजमून ऐसे वक्त में सामने आया है जब गवर्नेंस पर बहुत सारे सवालात हैं, बेतहाशा महंगाई पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद के लोग भी अब बड़ी हद तक हुकूमत से या परफॉर्मेंस से या कारकर्दगी से नाराज़ नज़र आते हैं, क्योंकि उनको अपने अपने वोटर्स को अब फेस करना है। इलेक्शन भी अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और कोई बेहतरी नहीं आ रही है, चीज़ें दिन ब दिन ख़राबी की तरफ जा रही हैं। ऐसे में बेतहाशा तनकीद है जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग कुछ सरेआम कर रहे हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर कर रहे हैं, और कुछ कह लीजिए कि प्राइवेट डिस्कशंस में इस बात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मौजूद है जो डिसअपॉइंटेड है विद इन PTI और नाखुश है। जो मजमून लिखा गया स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया गया। ख़ास तौर पर जो सेहत कार्ड है उसके इजरा को कहा गया कि फलाई रियासत बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। उसके साथ साथ एहसास प्रोग्राम का इस मजमून में जिक्र है। फिर 60 लाख के करीब जो स्कॉलरशिप्स हैं दूसरे प्रोग्राम्स में उनका जिक्र किया गया, और कहा गया बुनियादी तौर पर सम अप किया गया कि ये तमाम तर चीज़ें जो की गई हैं ये रियासत मदीना की जानिब एक कदम है। उसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि कानून की अमलदारी जो है वो हमारे लिए इस वक्त एक चैलेंज है, और कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से अरबों डॉलर जो हैं वो चोरी होकर बैरून मुल्क गए हैं, जो माजी में होता रहा है, और इस वक्त उनके बकौल यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अब एक तस्वीर ये है जो वज़ीर-ए-आज़म साहब पेश कर रहे हैं, एक तस्वीर वो है जो मैंने बताई, या जो एक रियलिटी है जहाँ पर गवर्नेंस और तमाम तर चीज़ों पर बहुत सारे सवालात हैं, और फिर ख़ास तौर पर ये कहा जा रहा है बहुत सारे हलकों की जानिब से कि तवज्जो हटाने के लिए जनाब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जानबूझकर मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हमें नज़र आते हैं, और ये वही मजहबी कार्ड है जिससे इस्तेमाल करके वो तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में एक तो इस मजमून पर हम बात करें कि आया हमें जो इंटेंट है वज़ीर-ए-आज़म साहब की उस पर शक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या वो उनकी जो कोशिशें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो रियासत मदीना की जानिब तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं, और किस हद तक उसमें कामयाब हुए हैं और कितने उससे दूर हैं। मैं चाहूँगा इस सारे मामले पर प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करें, और इसके साथ साथ एक दूसरा मामला है वो डील का मामला है। फवाद चौधरी साहब ने पहले बात की, फिर शहबाज गिल साहब ने बात की। उनका ये मानना कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के 4 बड़े लोगों ने एक मुलाकात की, किससे की है वो नहीं ये बता रहे। वो 4 लोगों के नाम कौन है वो कहते हैं वो आप जानते हैं, उनका नाम भी नहीं बोले। उन्होंने कहा जी मुलाकात की है, और 4 लोगों के लिए 4 लोगों ने मुलाकात की है, और नवाज शरीफ साहब जो कि ऑलरेडी बाहर हैं, और बाकी मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे, इन लोगों के लिए क्लीन चिट मांगी और कहा है कि इनको माइनस करें और हम पर गौर करें, हम नून लीग की भागदौड़ संभालने के लिए तैयार हैं। ये बात के साथ अब मुलाकात किससे हुई किससे नहीं हुई नोबडी नोज़, वो किन 4 लोगों ने की, और आया ये वाकई दावा किया या नहीं किया। ये 4 लोगों का जिक्र हुकूमत ऐसे वक्त में कर रही है जब अपोजिशन ज़ोर दे रही है ना उस तब्दीली के लिए, और अपोजिशन ये बात कहती हमें सुनाई दी है हालिया कुछ अरसे में कि 4 लोग हैं जो शेरवानियाँ सिलवा के बैठे हुए हैं और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं विद इन PTI। तो अब ये आया, उसको काउंटर करने की एक बात है, इसमें किस हद तक सच्चाई है या नहीं है, या एक ख़ुद की बनाई हुई बात पे ऐसे एक वज़ीर को बयान दे देना चाहिए, एक तर्जुमान को बयान दे देना चाहिए। मैं चाहूँगा इस डील के हवाले से जो बड़े अरसे से पहले बात चल रही थी और अब इसको ये नया रंग हुकूमत ने दिया है, इस डील के हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, और जैगम खान साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान, यही स्लोगन था पहले दिन से, रियासत मदीना बनाना था। इस रियासत मदीना में जो कुछ मरी में हाल ही में हुआ गुज़िश्ता वीकेंड, वो भी हम सब ने देखा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक अज़्म है, और वो अपने मजमून में भी इसी ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो राइट स्टेप्स ले रही है टूवर्ड्स बिकमिंग अ रियासत मदीना। आपकी क्या राय होगी? देखिए, ये सारे जो है ना पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। जब भी आपको दिखाने के लिए और कोई चीज़ नहीं होती है तो 2 चीज़ों पे सियासतदान जो है वो इन्हिसार करते हैं, या तो वो मजहबी जो कार्ड है उसको सामने लेके आते हैं,
या वो जो है ना नेशनलिज्म के ऊपर और पेट्रियाटिज्म के ऊपर और इस किस्म की जो बातचीत होती है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि बाकी कारकर्दगी आपकी सफर रहती है। तो आप क्या करते हैं, यू इन्वोक इधर रिलीजन और पेट्रियाटिज्म योर कंट्री। बात यह है कि रियासत मदीना की जरूरत नहीं है इनको बार बार कहने की, ये बार बार बातें वही करता है जो कर कुछ नहीं सकता है। अभी मुझे आप ये बताएं कि सबसे पहले जो रियासत मदीना कायम की वो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जी, और उन्होंने जो जिंदगी गुजारी, देखे वो दुनिया की सारी आसाइशें वो ले सकते थे जब वो मदीना आए, और या मक्के में भी ले सकते थे, सारी आसाइशें ले सकते थे, बट ही एम्ब्रेस्ड पॉवर्टी। मतलब है कि यहां तक हुआ है कि फाके हुआ करते थे हजरत आयशा बीबी और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फाके गुजारे हैं। वो कभी 300 कनाल के घरों में नहीं रहते थे, वो दफ्तर हेलीकॉप्टर में नहीं आया करते थे, वो आम लोगों में बैठा करते थे। आप बाकी ले ले, हजरत अबू बकर जो है उनकी तनख्वाह थोड़ी सी ज्यादा थी कि उन्होंने खजूर का हलवा उनकी बेगम साहिबा ने दिया, तो उन्होंने जाके अबूजर गफ्फारी को बताया कि जी इसको आप इतने पैसे मेरी तनख्वाह में से कम कर दें, क्योंकि हम अभी मीठा खा रहे हैं इस तनख्वाह में, जो हमें नहीं होनी चाहिए। आम मदीने का जो एक रिहायशी है उसको शायद नहीं मिलती है। हजरत उमर जब जेरूसलम में गए तो वो ऊंट को पकड़ के लेके जा रहे थे और उनका जो मुलाजिम था वो ऊंट पे सवार था। ये रियासत मदीना, इस तरह मैं 10 एग्जाम्पल और भी दे सकता हूँ, लेकिन देने की जरूरत नहीं है। तो आप जितने भी दुनिया में देखें लीडर्स जो होते हैं वो आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहने के लिए तैयार हैं, जिसमें 3 बेडरूम है। इनमें से कौन आप मुझे बताएं ना, एक मिनिस्टर का घर आप देख लें तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट को शर्म आ जाएगी कि वहां पर दुनिया पे हुक्मरानी हुआ करती थी। तो ये जो है सारी हमारे लिए है गिमिक्स है, इनसे डिलीवर नहीं हुआ है। जब डिलीवर नहीं हुआ है, अभी आखिरी साल इनका आने वाला है और उसमें ये क्या दिखाएंगे कि हमने रियासत मदीना बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, लिहाजा हमें जो है ना मौका और दिया जाए ताकि हम 5 साल और इस रियासत को बढ़ाएं और इसको जो है कायम करें और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक फलाही रियासत में रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल में इसके गिमिक, आपकी नजर में ये एक गिमिक है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और यकीनन मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय होगी? आप भी ऐसे ही समझते हैं? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब एक डूअर हैं, वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो अवाम का दर्द रखते हैं, उन पे करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है। तो ये बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे वज़ीर आज़म हैं, मुख्तलिफ़ तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। अब क्या इतना मार्जिन दे दें कि हम समझें कि नहीं, कम से कम ये कोशिश तो कर रहे हैं, अब जितना भी हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, बड़ी ख़राबियां हैं, इनको वक्त लगेगा, या बिल्कुल जिस तरह से ब्रिगेड साहब ने कहा हम उसी तरह ही समझ लें कि गिमिक्स एंड नथिंग एल्स? मैं आपकी बातों से भी मुत्तफिक हूँ और ब्रिगेडियर साहब की तमाम बातों से मुत्तफिक हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब जाहिर है कि जब वो रियासत मदीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें और कहें कि मैं वो रियासत कायम करना चाहता हूँ, तो हमें ये बात सुननी भी चाहिए, माननी भी चाहिए। लेकिन आमाल भी उस तरह के हमारे सामने आने चाहिए, जो कि नहीं है, क्योंकि वो म्याना रवि कैबिनेट के अंदर नज़र नहीं आ रही। जो मिसालें ब्रिगेडियर साहब ने सारी की सारी सुना दी हैं जो होनी चाहिए थी, तो वो तो अमल दरामद नहीं है। यहाँ सारे वजीर सिक्योरिटी में फिरते हैं। अब तो दहशतगर्दी का इशू भी नहीं है, पर इस्लामाबाद में हम दिन रात देखते हैं तो उनके लिए प्रोटोकॉल लगे हुए होते हैं, वोटर की गाड़ियाँ साथ लगी हुई। वज़ीर आज़म साहब तो जब वज़ीर आज़म नहीं बने थे तो इन सब के खिलाफ थे, और वो ज़ाहिर लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए बनी गाला से इस्लामाबाद अपने ऑफिस में बाई रोड नहीं आते बल्कि हेलीकॉप्टर पे आ जाते हैं। अब यही कह सकते हैं ना, 55 रुपए लीटर वाला
जो लीटर पे वो 55 रुपए किलोमीटर का खर्च करता था, फवाद चौधरी साहब का जो कैलकुलेटर था, शायद अभी भी वहीं खड़ा होगा। बहरहाल बात ये होती है कि अगर आप डिलीवरी कर रहे हो और ये सारी चीज़ें कह रहे हो तो बहुत अच्छी भी लगती हैं और मानने और समझने में भी आएंगी, लेकिन जब आप 3.5 साल के बाद भी कभी आप चाइना का सिस्टम ढूंढें, कभी स्कैंडिनेवियन सिस्टम ढूंढें और बीच में रियासत मदीना भी ढूंढें, तो समझ आती है कि एक बेकली और बेचैनी मौजूद है कि समझ नहीं आ रही क्या किया जाए, क्योंकि यकसुई का फुकदान है। वो चाहे गवर्नेंस हो, वो निज़ाम हुकूमत अगर वो बदलना चाहते हैं तो उसके अंदर भी वो क्या सोच रहे हैं उस सोच को पार्लियामेंट में लाना चाहिए, उसको मज़ामीन से ज़्यादा अमल में लाना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब इत्तफाक ये है कि वो नहीं कर रहे जो वो कह रहे हैं, क्योंकि अमाल नीयत सब मिलके ही चलते हैं। और ये बिल्कुल क्लियर कट बात है कि जब वज़ीर आज़म ये चाह रहे हैं तो फिर वो मियाना रवि और सादगी उनकी सिर्फ आप और हम ये कह के कि जी वज़ीर आज़म साहब क्लियर हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट के ऊपर मुसलसल एतराज़ात आ रहे हैं। और अब अहमद जब अभी हाल ही में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फारिग हुए हैं, उन्होंने ना वज़ीर आज़म को छोड़ा और ना कैबिनेट के लोगों को छोड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर सिर्फ ये कह देने से तो बात नहीं चलेगी ना कि जिस शख्स को ओहदा नहीं मिला दोबारा या इसको हुकूमत में वो नहीं मिला, तो उन्होंने तो मिसालें दे के बात की है। अगर अहमद जवाद को और वज़ीर आज़म की कैबिनेट को सामने रख दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि सच काफ़ी सारा सामने आ रहा है। हम इस बात पे इग्नोर नहीं कर सकते कि जी चूंकि इस शख्स को ओहदा नहीं मिला तो ये अब इधर उधर की मार रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि 3.5 साल गुजर चुके हैं। अब डिलीवरेंस का वक्त जो था उसमें आप इस्लाहात की तरफ आ रहे हैं। इस्लाहात तो पहले दिन आनी चाहिए थी, जो आप 90 दिन 100 दिन 6 महीने कह के ले रहे थे और कर रहे थे, और अब आपको ये यकीन हो गया कि हाँ कानून की अमलदारी जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जनाब कानून की अमलदारी सबसे पहले अपने घर से शुरू होती है। आपकी काबीना, सूबाई काबीना, जहां डिलीवरेंस नाम की चीज नहीं नजर आ रही, आपको क्या केपी में बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट समझ नहीं आया? क्या आपको कैंटोनमेंट बोर्ड पंजाब के रिजल्ट नजर नहीं आए? तमाम ज़िमनी इलेक्शन में सिवाय एक सूबाई सीट के आप सारे इलेक्शन हार गए, तो आपकी सिमत तो दुरुस्त नहीं है, ये बात तो क्लियर है। खुदारा आप सोचिए कि आम आदमी जिसकी महंगाई के साथ इतनी ज्यादा, बेशक आप दुनिया भर की मिसालें दें, हम मान लेंगे कि दुनिया भी में महंगाई हुई है, लेकिन फिर सर आप तो इसलिए आए थे ना क्योंकि बाकियों को तो आपने चोर डाकू कह दिया और ना उनके दावे थे। दावे तो सिर्फ आपके थे। आपने मईशत को भी खुद मुख्तार करना था, आपने किसी चीज के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी को कुर्बान नहीं करना था। लेकिन यहाँ तो हम कदम कदम पे आपको बदलते हुए बयान देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जब पॉलिसियां ठीक ना हो तो फिर IMF की बातें मानना पड़ती हैं, मजबूरी में मानना। हमने तो आपको वज़ीर आज़म साहब पहले नहीं कहा, हमें तो ये है कि एक बीइंग जर्नलिस्ट पता थे कि क्या सच्चाई और क्या हकीकत है। आपने कहा कि हमें 90 दिन में तो समझने में लग गए। तो जहां आपकी कमजोरी थी, आपको ये चाहिए था कि आप पार्लियामेंट में आते। हिज़्ब इख्तिलाफ ने चोरी की है, डकैती की है, उसके लिए सजाएं होती हैं। वो कानून के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम करते हैं, आप उनको स्ट्रेंथन करते। वो सिलेक्टिव की बजाय बिल्कुल सही राना साहब, ये तो तमाम तर चीज़ें थी जो आइडियली होनी चाहिए थी, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ये हो नहीं पाई हैं। ज़ैगम खान साहब, कानून की अमलदारी चैलेंज है, 3.5 साल में ये नहीं कर पाए, अभी राना साहब ने भी तफसील से बता दिया। फिर एहतसाब करना चाहते थे, जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस लाना चाहते थे, वो भी 1 रुपया नहीं ला सके। एहतसाब की अगर हम बात करें, नैब जितने भी केसेस हैं, कोई केस मंतकी अंजाम को एक भी नहीं है जो पहुंचा सकी हो। जो आला अदलिया की तरफ से सज़ाएं हुई हैं उन पर भी अब कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं। ये तो सारा एक परफॉर्मेंस का चार्ट है जो हम देख रहे हैं। सोने पे सुहागा एक महंगाई का तूफ़ान है, और फिर एक तरफ ये अज़्म है और ये मज़ामीन है जो इमरान खान साहब लिख रहे हैं। कैसे पूरी की पूरी पिक्चर को देखेंगे आप? आपने बहुत ही अच्छी बात की। देखिए, इस वक्त मामला ये है कि इमरान खान साहब और PTI जो है वो आला तरीन इक़दार की बात करते हैं, और जो वो मिसाल कायम करते हैं वो पाकिस्तान के जिन लोगों को करप्ट कहते हैं उनसे भी कमतर दर्जे की हैं। जो उनकी डिलीवरी है, जो उनकी सर्विस है, वो उनका काम है, उन लोगों को जिनको ये सुबह शाम गालियां देते हैं वो उनसे भी कम है। लेकिन जब ये बात करते हैं तो उन मियारों की बात करते हैं कि जिन मियारों की बात करना, जिन लोगों की बात करना भी हम एहतराम के एक बहुत ही हाई लेवल पे जाके बात करते हैं, और हम समझते हैं कि हमारे आका जैसा ना कोई इंसान है, ना हो सकता है।
ना कोई वैसा माशरा हो सकता है जैसा कि उन्होंने कायम किया था। पहली तो बात है कि आप देखिए, हमें इस ऐसी टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए और उनका सियासी इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करना चाहिए। इसको इस तरीके से गैर एहतियात के इस अंदाज़ में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब जब इलेक्शन से पहले आप देखिए, जब वो तकरीरें करते थे, वादे करते थे, तो उस वक्त भी जो इस्लामी उसूल हैं, मियार हैं, उनकी एक दो बड़ी बातों की बात करते थे ना। वो ये कहते थे कि पाकिस्तान में ईमानदारी नहीं है, करप्शन है, इस वजह से तरक्की नहीं है। तो मैं ईमानदार आदमी हूँ, पाकिस्तान को करप्शन से पाक करूँगा, ईमानदारी लाऊँगा, इसलिए मुल्क खुद ब खुद तरक्की करेगा। चलें, पूरी जो रियासत मदीना के साले असूल जो हैं वो बहुत बाद की बात है। क्या आपने करप्शन से पाक ईमानदारी वाला पाकिस्तान बना दिया? आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनकी किस किस तरह की कहानियाँ आ रही हैं, आपकी अपनी किस किस तरह की कहानियाँ और स्कैंडल्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जहाँ सियासी मफादात की खातिर ईमानदारी को रौंदा गया है, अच्छे मिसालों को रौंदा गया है। देखिए, इस्लाम ने जो सियासी असूल, जो अखलाकी असूल दिए थे, वो इस वक्त जदीद रियासत के मियार बन चुके हैं, वो सारी दुनिया उसको ले चुकी है। आपने इस पाकिस्तान को एक अच्छी चलती हुई मौसर रियासत बनाना है, एक अच्छी जमहूरियत बनाना है। आप मज़हब के नाम पे हमें धोखा देने की कोशिश ना करें। वो कहते हैं ना कि रिलीजन इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द स्काउंड्रल, और बिल्कुल ठीक कहा गया। देखिए, सिर्फ एक हुक्मरान ऐसा था जिसने मज़हब को इस्तेमाल नहीं किया, और वो अयूब खान थे। और उसके बाद तो चाहे डिक्टेटर हों और चाहे डेमोक्रेसीज़ हों, तमाम ने किसी न किसी तरह से मज़हब को यूज़ और मिसयूज़ करने की कोशिश की। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ कैसे हैं वो हमें मालूम है, लेकिन किस तरीके से ये मज़हब की पट्टियाँ पढ़ाते हैं और मज़हब को किस तरीके से गलत इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उन मजहबी गिरोहों को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका मज़हब से लेना देना नहीं है, बल्कि जो मज़हब का नाम लेकर स्ट्रीट्स में, सड़कों पर इश्तिआल अंगेज़ चीज़ें करते हैं। ज़ैगम खान साहब, लेकिन एक रियलिटी तो ये है ना कि एक तवील तारीख है कि ये कार्ड इस्तेमाल होता आया और इसके रिजल्ट्स भी मिलते रहे मुख्तलिफ लीडरान को। यही वजह है कि खान साहब सोच रहे हैं, और अब भी क्या आवाम इस कार्ड को इस्तेमाल वो कर रहे हैं और वो बाय करेंगे इस कार्ड? देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बड़ी तादाद है वो तो बाय नहीं करेगी, एक छोटी सी तादाद शायद करे। तो असूल वही है जो पुराना था कि जब आप दूसरी चीज़ें नहीं डिलीवर कर सके, जब आप लोगों को खाना डिलीवर नहीं कर सके, रिहाइश डिलीवर नहीं कर सके, तरक्की डिलीवर नहीं कर सके, तालीम डिलीवर नहीं कर सके, सेहत डिलीवर नहीं कर सकते, तो फिर आप मज़हब का नाम इस्तेमाल करें और लोगों को जो है वो रूहानियात डिलीवर करने का वादा करें। देखिए, हम सब जैसे भी मुसलमान हैं, हम में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मज़हब एक ऐसा एरिया है जो पाकिस्तानी अपने तौर पर अपनी खुद केयर करता है। पाकिस्तान में जितनी मसाजिद हैं उनमें से चंद सौ ही ऐसी हैं जिनको हुकूमत चलाती है, बाकी तमाम मसाजिद पाकिस्तान के लोग ही चलाते हैं। मदारिस भी पाकिस्तान के लोग अपनी जेब से चलाते हैं। खैरात का ज़्यादा काम भी पाकिस्तान के लोग करते हैं, बल्कि इमरान खान ने जो दस्तरखान चलाए हैं, जो खाने का इंतज़ाम किया है, उसके पैसे भी लोग दे रहे हैं, रियासत नहीं दे रही। अब ये कैसा मजाक है? आप देखिए कि जो खाने के सेंटर बनाए गए हैं उसको भी लोग फंड कर रहे हैं। तो हम अपने मज़हब का ख्याल कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए हमने हुकूमत को इलेक्ट किया है, हुकूमत हमें वो करके दे, हमें बच्चे पढ़ा के दे। इमरान खान साहब बताएं कि 2.5 करोड़ जो जी, पॉइंट वेल टेकन सर। बहुत सारे सवालात हैं, बट एक ये बड़ी रियलिटी है। फिर भी उम्मीद करते हैं कि अगर विद द ट्रू स्पिरिट जो खान साहब का है, लेट्स होप कि इन रिमेनिंग 1.5 ईयर हम वाकई ये वो डिलीवर करें और जो चीज़ें वो बयान कर रहे हैं वो वाकई उस तरह से हों। वो तो अभी कह रहे हैं फलाई रियासत की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया है। इस सफ़र के आगाज़ में बहुत सारी चीज़ें, जिनमें सेहत कार्ड की वो बड़ी बात करते हैं, सेहत कार्ड पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और प्रोग्राम्स और चीज़ों पर सवालात उठ रहे हैं, उनकी शफाफियत पर सवालात उठ रहे हैं। तो एक सफ़र का आगाज़ उनकी नज़र में है। अब ये किस हद तक पाया तकमील को पहुंचता है या कहां तक जाता है अगले 1.5 साल में, ये भी वक्त बताएगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, ज़रा ये जो डील की इस वक्त बातें चल रही हैं उस पर आ जाते हैं। पहले डील की कोई और बात चल रही थी कि डील हो रही है, शहबाज शरीफ साहब, वो और बातें थी। ये अब मौक़िफ़ आया हुकूमती वज़रा की जानिब से और उनमें भी मुतज़ाद बयानात हैं। फवाद चौधरी साहब जो कि बहुत अच्छे अच्छे बयानात देते रहते हैं, उन्होंने इसका आगाज़ किया, फिर शहबाज गिल साहब ने इंडोस किया, शेख रशीद साहब कुछ और बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी माइनस शरीफ ख़ानदान कोई डील हो सकती है। माइनस शरीफ ख़ानदान क्या नून लीग का कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है? सवाल तो ये है सर। नहीं, मेरे ख्याल में ये सारी जितने भी ऑपोजिशन अगर कर रही है कि हमारी पता नहीं वो है डील हो रही है या उस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं, और चाहे हुकूमत या कान की तरफ से जो अभी जिसका आपने जिक्र किया है, ये सारे जो है ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के दायरे में आती हैं। और ये एक दूसरे को मतलब है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इनमें तफरका पैदा किया जाए। जब वो अपोजिशन वाले कहते हैं कि हम मिल रहे हैं या हमारे कुछ हो गया, डील हो गई है या कोई और इस तरह के राब्ते हो गए हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कमज़ोर अरकान हैं या जो पार्टियां तब्दील करने वाले लोग हैं वो ये सोचना शुरू कर दें कि जी इस वक्त पजीराई किसी और को मिल रही है तो इसको छोड़ा जाए। इस तरह जब हुकूमत करती है तो वो भी ये इनका यही मकसद है कि किसी न किसी तरीके से इनमें तफरका डाला जाए, डिसयूनिटी पैदा की जाए, शक्कू को शुबहात बढ़ाए जाएं, ताकि ये अब ये देख रहे हैं आगे कि अपोजिशन जो है कुछ लॉन्ग मार्चेस भी कर रही है, कुछ धरने वगैरह भी प्लान कर रहे हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी कर रहे हैं। इस तरह महंगाई की बहुत जो है इस वक्त तकलीफ है लोगों को, फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, IMF का जो प्रोग्राम है वो बहुत सख्त तरीके से जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए और अपोजिशन को उनकी उसमें तफरका डालने के लिए, पार्टी के अंदर भी तफरका डालने के लिए और मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान भी तफरका डालने के लिए वो इस किस्म की ये कर रहे हैं। मेरे ख्याल में साहब ये झूठ है और इसमें कोई सदाकत नहीं है कि इस किस्म की कोई डील्स हो रही है। ना अपोजिशन की जो बात है ना उसके ऊपर मैं यकीन करता हूँ, ना जो ये इस वक्त हुकूमत वाले ने, हुकूमत के जो वज़रा हैं जो ये बयानात दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इसमें भी कोई सदाकत या कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो नवाज शरीफ वगैरह के पैसों से चल रही है और उनकी पर्सनैलिटी से चल रही है। तो अगर इस पार्टी में से आप निकाल दें, शरीफ खानदान को निकाल दें, तो पीछे से क्या रह जाता है? किसी में ना करिश्मा है, ना किसी के पास वो दौलत है, ना किसी के पास वो असर रसूख है। इस तरह आप PTI में से इमरान खान को निकाल दें तो आप ये देखेंगे पार्टी कुछ दिनों के बाद वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग का जो हाल हुआ था, इनका सबका वही हाल हो जाएगा। ठीक है। और ये जो सर खबरें हैं इन हाउस चेंज के हवाले से, आप समझते हैं कोई ऐसी चीज़, ऐसी मूव आएगी, हो सकती है, कामयाब हो सकती है ब्रिगेड साहब? नहीं जी, मैं अगर अपोजिशन वाले अभी क्या सोच रहे हैं मुझे तो उसका नहीं है, लेकिन मैं एक असेसमेंट कर सकता हूं कि अगर मैं अपोजिशन में इस वक्त हूं तो मैं क्या करूंगा। इस वक्त इन हाउस चेंज करके इन्होंने क्या हासिल करना है, मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। वो इसलिए कि जो इस वक्त सख्त शराइत के ऊपर हमने IMF के साथ वो किया है, मुआहिदा किया है, तो वो इस अगली हुकूमत जो भी आएगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो जब वो इम्प्लीमेंट करने की बात आएगी तो मतलब है कि इमरान खान साहब निकल जाएंगे, PTI बीच में से निकल जाएगी और वो जो तमाम मलबा है वो दूसरी पार्टी के ऊपर आ जाएगी। तो उनके मफाद में नहीं है कि कोई इस वक्त चेंज लाई जाए और या इस हुकूमत को 5 साल पूरे ना करने दिए जाए, क्योंकि आप जैसे अभी उन्होंने आर्टिकल लिख दिया कि जी मैं फलाई रियासत बना रहा हूँ या रियासत मदीना बना रहा हूँ, तो इमरान खान साहब कल जाएंगे, अगर इनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया है, इन हाउस चेंज, वो कहेंगे जी मैं तो रियासत मदीना बनाने के ऊपर चल पड़ा था, जैसे मैं चल पड़ा मुझे उन्होंने नीचे उतार दिया। तो इनके पास एक जवाब पैदा हो जाएगा वोट मांगने का। मेरे ख्याल में ये अपोजिशन के मफाद में नहीं है। प्रेशर डालेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, लॉन्ग मार्चेस करेंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इससे आगे नहीं जाएंगे। आमिर इलियास राना साहब, पहले इन हाउस चेंज की बात कर लेते हैं। जिस तरह ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो क्यों करेंगे, अब उस पर एक थ्योरी ये दी जा रही है कि वो इसलिए इन हाउस चेंज लाएंगे और अपोजिशन अपना मुश्तरका उम्मीदवार जाए वो जिसको भी लेकर आती है, ताकि राह हमवार की जाए कि शफाफियत लाई जा सके जो आइंदा इंतखाबात होने हैं उनमें। तो ये उसकी तरफ एक कदम है, इसलिए इन हाउस चेंज के मामले में कोई ना कोई जान है। आपकी क्या राय है सर? देखें, मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ वक्त में होती रहती हैं। ये बात ठीक है कि अगर कोई इन हाउस चेंज की इस वक्त हमायत होनी है तो वो ये मशरूत होनी है कि जी 2, 3, 4 महीने में जो इंतखाबी इस्लाहात
शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं वो कर ली जाए, और फिर उसके लिए ऐसा सेटअप लाया जाए जो तरमीम कर ली जाए। लेकिन ये सब बातें ही लगती हैं, क्योंकि अमली तौर पे इनका होना बहुत मुश्किल काम होगा। नंबर 1, सिर्फ इत्तेहादी जमातों का अलग होना कोई वो आसान काम नहीं है कि वो किसके कहने पे क्यों, जब उनका ठीक ठाक काम चल रहा है तो वो किस खुशी में PMLN या पीपल्स पार्टी का वजीर आजम कबूल करने के लिए MQM और चौधरी परवेज लाई काफली को उनके साथ मिला देंगे। मतलब एक जवाब होना चाहिए ना कि जी क्या है। उनका तो बड़ा ठीक काम चल रहा है इस बात में कि जब ये प्रेशर करते हैं तो उनको अपनी बातें मनवाने में बड़ी आसानी रहती है, क्लियर हो जाती है। अच्छा जी, अब अगर आप हम कहें कि जी जैसे लोग नाम कभी परवेज खटक का उस दिन वो बोले हैं, अब चाय की प्याली में तूफान है, अलग से अंदर से ग्रुप लेके आ जाएंगे। जी राना साहब। ओके जी, आज पार्टी के जमहूरी में अगर वो शख्सियत लेके आए तो उस दिन भी इमरान खान ने तो कह दिया था कि अगर इस तरह की गुफ्तगू है तो मैं वो डट भी जाते हैं, छोड़ते भी नहीं है मैदान। लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो इस इख्तिलाफ की अपनी है कि वो इकट्ठी नहीं है, और उन्होंने जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए ऐसे वो बहुत मुश्किल में है, तो वो मिसाली किरदार नहीं अदा कर रहे ना पीपल्स पार्टी और PDM की सूरत में और JUI ये सब लाजिक है। आप देखें ना, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है दोनों तरफ से बयान बड़ा जुल्म है जी, जल्दी से वापस ले लें। अच्छा जी, जुल्म है जिन्होंने किया वो आपके इस बयान के इंतजार में बैठेंगे, आप बयान देंगे तो वो कर लेंगे। आपने कौन सा तहरीक लाने का फैसला किया, आपने मार्च की डेट दी है, उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की डेट दी है। आप आपस में संजीदगी के साथ इकट्ठे नहीं हो रहे। जब आप इकट्ठे नहीं हो रहे तो लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाएंगे कि हाँ जी ये हमारी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के लिए। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट ये कहती है कि ये तो डील मांग रहे हैं, तो वो लोग जो उनके साथ है वो सोचेंगे बिल्कुल ठीक है, इसलिए है कि हमें कोई डील और डील का रास्ता मिल जाए। ये कहें कि जी वो बाहर जाना चाहते हैं, जाहिर गवर्नमेंट ने कहा है, 2 वजीर कह रहे हैं, फवाद चौधरी बड़े जिम्मेदार वजीर हैं, वो बातें कह के फिर उसका पैरा दे रहे हैं, मुसलसल उसके ऊपर बात कर रहे हैं। शेख रशीद कह रहे हैं कि माइनस शरीफ एक रास्ता बन सकता है। ये बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं बात कि जी नवाज शरीफ अपनी पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी या किसी के हवाले कर दें, शरीफ साइड पे हो जाएं तो फिर ठीक है, इसको मेन स्ट्रीम में आइंदा इलेक्शन के लिए चांस दिया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि चांस देगा कौन। अच्छा, DG ISPR ने कहा कि हमारा सियासत से लेना देना कुछ नहीं है, और वो नाम लें कि जिनके साथ उनकी बात हो रही है। अब यही बात अपोजिशन से हटके गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है कि जी 4 लोग मिलके आए हैं, तो ये शायद खाकान अब्बासी ने मुतालबा कर दिया कि नाम लें कि 4 लोग कौन है और वो किससे मिलके आए। यानी ये पहली मीडिया ढूंढे या अवाम ढूंढे, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे बयानात देने के हद तक रहेंगे। इन्होंने पब्लिक मोमेंटम कब, गवर्नमेंट ने गवर्नर्स की सूरत में कुछ नहीं किया, और अपोजिशन ने जो बात सुन रहे थे कि वो सपोर्ट हट रही है, ये उसके चक्कर में तो नहीं इनको कोई शक हो रहा कि कहीं और ना मिल रहा हो, कोई और ना डील हो रही हो, तो इस तरह की बातें हुकूमती वज़रा कर रहे हैं? देखें, वो शक की बात भी उसी वक्त शुरू हुई थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके कहा था कि एक सजा याफ्ता शख्स को कैसे आप माफ कर सकते हैं या उसकी वो खत्म कर सकते हैं। फिर उसकी वजाहत भी आई 2-3 दिन के बाद कि नहीं हो चुके, बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इधर उधर की, लेकिन शुबहात तो दोनों तरफ मौजूद हैं। जो जिस अपोजिशन पे इल्जाम लग रहा है वो भी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें बल्दियाती इलेक्शन में कोई मुदाखलत नजर नहीं आई और ठीक हुआ तो हमारे रिजल्ट ठीक आ गए। यानी जो आपके लिए ठीक है वो ठीक हो गया, जो आपके लिए ठीक नहीं है वो गलत हो गया। जो मेरा बुनियादी पॉइंट है वो ये है कि ना गवर्नमेंट ने गवर्नेंस पे काम किया और हिज़्ब इख्तिलाफ ने जो पैरा देना था आम आदमी का, दोनों ने नहीं दिया। दोनों ने सिर्फ मीडिया को मशक़ सतम बनाया है। दोनों के लिए मीडिया विलन है। अगर हम हुकूमत की खबर दें कि जी वहाँ इंटरनल क्या हो रहा है तो वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है। अगर हम अपोजिशन की खबर दें तो वो कहते हैं नहीं देखें आपको हम ही मिले, हुकूमत ही हमें मार रही है और आप लोग भी बोल रहे हैं। किरदार दोनों ने अपना प्रॉपरली नहीं किया। PMLN यकसुई के साथ अपना काम करती, कराची में, सिंध में आज तक वो नहीं घुसे। KP में आप देखें कि 17 अजला में इलेक्शन हुए, उसमें मुस्लिम लीग नून नाम की पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी मौजूद नहीं थी। वहां सिर्फ उनको मेयर में डिप्टी मेयर का नामजद टिकट होल्डर उनका आ जाएगा जो पेशावर के मेयर नामजद करेंगे कि JUI के साथ उनका इत्तेहाद हुआ है। तो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो अपनी अपनी सियासत को बड़ा क्लियर करना
राइटली सेड राना साहब पॉइंट। मैं जरा ज़ैगम खान साहब की जानिब बढ़ूंगा। छोटी सी बात कर दूं, 3.5 साल के बाद इन्हें जनूबी पंजाब शाह महमूद को आज प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर बिल याद आया है सेनेट के अंदर। अब आप अंदाजा करें ना कि ये सब गेमिक है, ये हमें शोभदाबाजी दिखा रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि जी देखें अब अगर ये साथ देते तो हम कर लेते और कुछ नहीं। ज़ैगम खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं सारी बात को? एक बड़ी डिस्कशन इस पर हो रही है, डील नो डील, किसकी डील, किस तरफ मामलात जा रहे हैं? एक तो चीज़ हमने देखी है कि हमें मामलात मुश्किल होते नज़र आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए राइट आफ्टर जो KP में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हुआ। उसके बाद हर फ्रंट पे ही चीज़ें इनके लिए मुश्किल होती जा रही हैं और बज़ाहिर ये बैकफुट पे जा रहे हैं और बयानात में भी जो तब्दीली है वो उसी की वजह से है। तो आप कैसे देखते हैं, क्या कोई फ़िज़ा तब्दील हो रही है वाकई? अगर हम सबसे पहले ये देखें कि इस वक्त तब्दील क्या हुआ है, आप देखें इस बात पर हमारा इत्तफाक है यहाँ कि ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, और जब वो डिलीवर नहीं कर पाई तो उसके नतीजे में एक माशी बहरान पैदा हुआ है, लोग बहुत परेशान हैं। और फिर क्या हुआ कि इनकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत नीचे गिरने लगा। ये आपको बाई इलेक्शंस में नज़र आया है, ये आपको कंटोनमेंट के इलेक्शन में नज़र आया है, ये आपको मुसलसल पब्लिक ओपिनियन सर्वेज में नज़र आया है, और ये आपको बिलाखिर KP के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में नज़र आया है। तो ग्राउंड में सिचुएशन ये तब्दीली हुई है कि ये जो हाइब्रिड सिस्टम था, जिसको ये हुकूमत ख़ुद हाइब्रिड सिस्टम का नाम देती है, उसका शिराजा बिखर रहा है। इस पार्टी का अगले इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि जो बाकी 1.5 साल हैं उसमें भी इसका जमकर हुकूमत करना मुश्किल नज़र आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये सिनेरियो होगा तो जो पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतें हैं, क्या वो दूसरी पार्टीज़ की तरफ रीच करेंगी या नहीं करेंगी? अगर इलेक्शन को आज़ादाना तौर पर भी कराया जाए और अगर सिनेरियो ये है कि ये हुकूमत नहीं जीत सकती, तो क्या इस इलेक्शन के बाद वर्किंग रिलेशनशिप के लिए दूसरी पार्टियों के साथ किसी न किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना इस वक्त मुक़्तदरा क़ुव्वतों की ज़रूरत है या नहीं है? तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बड़ी नेचुरल बात है कि इस वक्त जो पूरा एक डेक है वो रिशफल हुआ है, एक सूरत हाल तब्दील हुई है। तो उस सूरत हाल में, तब्दील शुदा सूरत हाल में फिर जो नई तब्दीली आ रही है उसकी पेशबंदी के लिए, उसको तैयार होने के लिए पाकिस्तान के पावर सेंटर्स में आपस में बातचीत और किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग एक वक्त की ज़रूरत है। आप उसको डील कह लें, आप उसको डायलॉग कह लें, लेकिन ये प्रोसेस हमें मालूम हो या ना हो, ये हमें यकीन रखना चाहिए कि पसे पर्दा इस तरह का एक अमल जारी है। राइटली सेड, पसे पर्दा इस तरह का एक अमल जारी है और ये जारी रहता है। लेकिन अब क्या सूझी इस वक्त हुकूमती वज़रा को कि या तो कोई उन्हें खौफ है या वो समझ रहे हैं कि उनकी सपोर्ट ख़त्म होती जा रही है, किसी और तरफ सपोर्ट एक्सटेंड हो रही है, बट देयर इज़ समथिंग डेफिनेटली दैट्स हैपनिंग। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।